हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 6.1 मैंने पहले ही पढ़ाकर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आप जाकर वो देख लो। तो देखो, पिछले प्रैक्टिस सेट 6.1 में हमने कुछ आसान क्वेश्चंस किए थे, और प्रैक्टिस सेट 6.2 भी आप देखोगे तो मुझे तो लगता है प्रैक्टिस सेट 6.1 से भी ज़्यादा आसान है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कम क्वेश्चन है इसके अंदर और उसके आंसर बहुत जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। तो ये चैप्टर आप बोल सकते हो बहुत काफ़ी छोटा चैप्टर रहा है आपका, क्योंकि मुझे लगता है कि 6.2 प्रैक्टिस सेट इसका लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट 6.2 को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये टेबल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस टेबल की हेल्प से हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे आपको कुछ इंडिविजुअल्स का नाम दिया गया है, यानी कि कुछ लोगों को आपको नाम दिया है, जैसे कि मिस निकिता, मिस्टर कुलकर्णी, मेहता, बजाज और मिस्टर दे सिल्वा, ठीक है। तो इनकी आपको टैक्सेबल इनकम दी गई है, मतलब इनकी इनकम जो है वो आपको दी गई है। फिर इनकी एज यहाँ पे आपको दी गई है, ये इनकी ईयरली इनकम है, ये सारी उनकी एज है। और फिर आपसे पूछा है कि क्या इन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो देखो, टैक्स किस चीज़ पर, दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। ये सिर्फ दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ है आपकी एज और दूसरी चीज़ है आपकी इनकम। आपकी एज अगर एक पर्टिकुलर एज से ज़्यादा होगी तो आपको टैक्स थोड़े कम देने पड़ेंगे, वही अगर आपकी एज कम होगी तो आपको टैक्स ज़्यादा देने पड़ेंगे। और आपकी इनकम पे भी डिपेंड करता है कि आपकी इनकम अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, अगर कम होगी तो कम टैक्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है और ये कितने एज के लोगों के लिए वैलिड है। ये अप टू 60 ईयर्स तक के एज वालों के लिए ये वैलिड है। 2 लाख मतलब कि जो लोग 60 साल के या 60 साल से कम की एज वाले हैं उनके लिए ये वाला टेबल वैलिड है, और अगर कोई 60 साल से ज़्यादा एज का है तो उसके लिए कोई और टेबल वैलिड होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, टैक्सेबल इनकम कितनी होनी चाहिए। अगर वो 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम हुई किसी की इनकम तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उसके ऊपर कितना लगेगा, 5% टैक्स लगेगा। 5% इनकम टैक्स लगेगा। एजुकेशन सेस वाला जो टैक्स है वो 2% रहेगा, इस इनकम टैक्स का 2% रहेगा। और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सेस का जो टैक्स होगा वो लगेगा 1%, किसका, इसी इनकम टैक्स का 1% और लगेगा। तो टोटल आपको ये 3 तरीके के टैक्स यहाँ पे भरने पड़ेंगे। और कोई अगर 5 लाख टू 10 लाख ईयरली कमा रहा है तो उसको 12,500 रुपया का टैक्स तो उसे भरना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उसको 20% का इनकम 20% का उसको टैक्स भरना पड़ेगा। और वही अगर किसी की 10 लाख से ज़्यादा है तो उसको 1,12,000 उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और 30% उसको एक्स्ट्रा अपने जो भी इसके 5 लाख से ऊपर के है, उसके 10 लाख से ऊपर के जो भी उसके पास एक्स्ट्रा है उसके ऊपर उसको 30% और इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और एजुकेशन सेस और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस तो वही रहने वाला है, 2 और 1%। मेन क्या है, आपका इनकम टैक्स यहाँ पे बदलते रहेगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। देखो, इतना से ये जो आपको मैंने अभी बताया ना, इतने सब की जरूरत पड़ने नहीं वाली है आपके क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको हायर स्टैंडर्ड में आपको लगेगी। तो देखो, यहाँ पे क्या बोला गया आपको, मिस निकिता की एज क्या है, 27। तो मिस निकिता पे ये वाला टेबल वैलिड होगा जो अप टू 60 ईयर्स वाला है। अब मिस निकिता की इनकम कितनी है, 2,34,000। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले आप मिस निकिता की एज लिखोगे। एज कितनी है, 27। इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, इनकी टैक्सेबल इनकम है 2,34,000 रुपीज़, 2,34,000, 2,34,000। अब उनकी एग्जेम्पशन कितना है उनके पास, मतलब कि उनको कितने टैक्स तक की छूट है, कि मतलब अगर देखो, अगर कोई भी 2.5 लाख या 2.5 लाख से नीचे की कमाई कर रहा है एक साल में तो उसको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वही होगा। एग्जेम्पशन कितनी है, 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए तक की छूट है। अगर वो 2.5 लाख से नीचे कमा रही है एक साल में तो उसे कोई टैक्स नहीं भरना है। तो अब देखोगे, अगर आप, तो मिस निकिता जो है वो 2.5 लाख से कम कमा रही है ना, उसका कितना है, 2,34,000। तो आप लिखोगे देयरफॉर, बिकॉज, आप लिखोगे यहाँ पे बिकॉज 2,34,000 इज लेस देन 2,50,000। अब क्योंकि 2,34,000 2,50,000 से कम होता है, मिस निकिता विल नॉट हैव टू पे इनकम टैक्स।
इनको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब क्यों इनको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इनकी जो इनकम है वो रिकमेंडेड से कम है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपको दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, देखो इतनी चीज़ें बार बार आपको रिपीट होने वाली है, तो इतनी चीज़ें आप अभी के लिए रट लो। अब कोई 2.5 लाख से ज़्यादा होगा, कोई 2.5 लाख से कम होने वाला है। तो अब देखते हैं क्या मिस्टर कुलकर्णी, अब मिस्टर कुलकर्णी की एज क्या है 36, तो इनके ऊपर भी वो वाला वैलिड होने वाला है। वो हमारा जो टेबल 1 मैंने अभी आपको दिखाया वो इनके ऊपर भी वैलिड है, क्योंकि इनकी एज है 36। इनकी टैक्सेबल इनकम कितनी है 3,27,000, और 3,27,000 अगर आप देखोगे तो 3,27,000 इज ग्रेटर देन 2,50,000। अब क्योंकि 3,27,000 2,50,000 से ज़्यादा है, इसलिए मिस्टर कुलकर्णी को टैक्स भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? क्योंकि उनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है। 2.5 लाख से कम वाले को तो टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन इनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, इसीलिए मिस्टर कुलकर्णी will have to pay income tax। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं मिस मेहता को। अब देखो मिस मेहता का भी 5,82,000 इनकी सैलरी है, और इनकी एज भी कितनी है 44, तो ये भी सेम वही उसमें आने वाले हैं। तो हम खाली इतने पार्ट यहाँ पे हटा देते हैं, क्योंकि बाकी सब सेम रहने वाला है, क्योंकि इनको भी टैक्स भरना ही पड़ेगा। क्योंकि इनकी कितनी है, देखो 5,82,000 इनकी कितनी है सैलरी, 5,82,000 है, और 5,82,000 तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा ही है, 2,50,000 से ज़्यादा है। सो देयरफॉर मिस मेहता को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मिस मेहता विल हैव टू पे इनकम टैक्स। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे आप एज भी नोट कर लीजिए। मिस निकिता की एज कितनी थी 44, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो देखो अब जिनकी एज 60 से ज़्यादा होती है, तो उनके लिए जो एग्जम्पशन वैल्यू होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है। अब देखो जो लोग की एज 60 से कम थी उन लोग के लिए वो 2.5 लाख था, लेकिन इन लोग के लिए ये 5 लाख हो जाएगा। मतलब अगर उनकी सैलरी 5 लाख से नीचे होगी तो उन्हें कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अब मिस्टर बजाज की आप देखोगे तो एज है 64, इनकी इनकम है 8,40,000, और क्योंकि आपका 8,40,000 जो है दैट इज ग्रेटर देन 5 लाख, देयरफॉर मिस्टर बजाज को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मिस्टर बजाज विल हैव टू पे इनकम टैक्स। तो आप ये भी नोट कर लीजिए, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो चलिए अभी हम आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया गया, मिस्टर देसिल्वा। अब देखो मिस्टर देसिल्वा की एज कितनी है 81, और इनकी इनकम कितनी है 4,50,000, और एग्जेम्पशन कितनी है 5 लाख, यानी कि 4,50,000 तो लेस देन हुआ, 4,50,000 इज लेस देन 5 लाख। अब क्योंकि इनकी जो इनकम है वो इससे कम है, रिकमेंडेड से कम है, तो इसीलिए इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देयरफॉर मिस्टर दे सिल्वा विल नॉट हैव टू पे इनकम टैक्स, इनको कोई भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, मिस्टर करतार सिंह एक आदमी है, उनकी एज है 48 ईयर्स, ये एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। अब इनकी मंथली इनकम जब उनकी मंथली इनकम से कुछ डिडक्शन हो जाता है तो इनके पास बचता है ₹42,000। अब देखो जो भी इंसान एक कंपनी में काम करता है तो उसको कुछ अलाउंस मिलती है, और उस अलाउंस को सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाता है। कोई कोई लोगों में पहले से रहती है, कोई कोई में बाद में डिडक्ट कर लिया जाता है। तो अभी वो सब आप ये सब अलाउंस ये सब आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना समझो कि मिस्टर करतार सिंह की जो सैलरी है 42,000 है। अब उसमें से ये ₹3,000 जनरल प्रोविडेंट फंड में डाल रहे हैं, और
इन्होंने एक सर्टिफिकेट लाई है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि इनके 15,000 रुपयों पे टैक्स बचा लेती है। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, ₹12,000 इन्होंने डोनेट कर दिए। कहाँ डोनेट कर दिए? पीएम रिलीफ फंड में। अब आपको क्या करना है, आपको इनका टोटल इनकम टैक्स आपको ढूंढना है। अब देखो, इनकम टैक्स जब भी हम ढूंढते हैं, हम पूरे साल की सैलरी पे ढूंढते हैं। ये 42,000 तो इनकी मंथली सैलरी है। अब इसके बाद आप इनके एक साल की सैलरी निकालोगे, उसमें से आप ये 3,000 माइनस करोगे, फिर आप 15,000 माइनस करोगे, फिर आप ये सारे जो भी वैल्यूज़ है, इस सारे वैल्यूज़ का आप माइनस करोगे, क्योंकि इन वैल्यूज़ के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब देखो लोग क्या करते हैं, ये जो गवर्नमेंट फंड के अंदर अपने पैसे डाल देते हैं ताकि उनके पैसों के ऊपर टैक्स नहीं लगे। अब जनरल प्रोविडेंट फंड, एनएससी, ये सब तरीके जो आप कर रहे हो, इससे आपके देश का फ़ायदा हो रहा है, तो इसीलिए देश आपके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाएगा। इससे क्या होता है, देश का भी फ़ायदा हो जाता है और आपका इनकम टैक्स भी बच जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग ऐसे ऐसे तरीकों का यूज़ करते हैं ताकि उनको ज़्यादा टैक्स नहीं भरना पड़े। तो चलिए अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल ईयरली इनकम निकालेंगे। हम किन की इनकम निकालें? करतार सिंह की हम मंथली इनकम निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे ईयरली इनकम ऑफ करतार सिंह। करतार सिंह की ईयरली इनकम कितनी है? वो है 42,000 इंटू 12। और जब आप 42,000 इंटू 12 करोगे, आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा ₹5,04,000। ये मिल जाएगी आपको टोटल इनकम। अब इसके बाद आप क्या करोगे कि इसके कितने डिडक्शंस हुए, मतलब इसने जो हमारे करतार सिंह हैं, इन्होंने कितने कितने पैसों को डाला है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला है। ठीक है, अभी हमें वो पैसों को ढूंढना है, टोटल अमाउंट ढूंढना है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला। तो सबसे पहले आप देखोगे कि एनएससी में, नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल डिडक्शंस। अब टोटल डिडक्शंस जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला है। अब सबसे पहले डिडक्शन आप कैसे ढूंढोगे? डिडक्शंस हम ग्रीन पेन से लिखते हैं। देखो, सबसे पहले डिडक्शन जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, वो है आपकी एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जब भी कोई एक इंसान बनवा लेता है, तो जिस अमाउंट के ऊपर वो बनी होती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसके ऊपर उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। यहाँ पे आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, एनएससी इज ऑफ वर्थ ₹15,000। 15,000 है ना? हाँ। तो देखो, ये जो 15,000 की वर्थ की जो एनएससी है, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। ऐसा नहीं है कि ये जो एनएससी है वो 15,000 की है, जो एनएससी इसने बनवाया है उसके ऊपर इसे 15,000 के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब सेकंड देखते हैं कि उसने, करतार सिंह ने पीएम रिलीफ फंड में कितना अमाउंट डोनेट किया है। अमाउंट डोनेटेड टू पीएम्स रिलीफ फंड। अब पीएम्स रिलीफ फंड में कितना अमाउंट डोनेट किया गया वो भी देख लेते हैं हम। ये था आपका अमाउंट, कितना था आपका अमाउंट? 12,000 था। ये भी देख लिया। अब एक लास्ट आपका क्या बचता है? लास्ट आपका बचता है कि करतार सिंह ने मंथली जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड में कितना अमाउंट दिया है। देखो, हर महीने करतार सिंह ₹3,000 जनरल प्रोविडेंट फंड में डाल देता है। अब आपको निकालना है कि एक साल में कितना निकालता है। ठीक है, अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड एवरी ईयर। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रुपीस ऑफ कितना, देखो मंथली कितना डोनेट करता है ये 3,000 इंटू 12। अब 3,000 इंटू 12 करोगे तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा? 36,000। सो ये सब आपने निकाल लिया। देयरफॉर टोटल नॉन टैक्सेबल
देखो अभी जो हम लोग ऐड करने वाले वो टोटल नॉन टैक्सेबल तो नहीं होने वाला है, टोटल नॉन टैक्सेबल अभी आपका आगे आएगा, इसीलिए आप यहाँ पे अभी सिंपली आप लिख सकते हो टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा रुपीज़ ऑफ 15,000 प्लस रुपीज़ ऑफ 12,000 प्लस रुपीज़ ऑफ 36,000। जब आप ये तीनों को ऐड कर दोगे आपको कितना अमाउंट मिलेगा, आपको मिलेगा रुपीज़ ऑफ 63,000। तो अब ये टोटल इसकी ईयरली इनकम थी करतार सिंह की, जिसके ऊपर करतार सिंह को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब आपको क्या निकालना है, अब देखो अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था हमारा कि कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा, कितने अमाउंट पे टैक्स नहीं लगने वाला है, ये सब चीज़ें हमें अभी कंसिडर करनी है। तो देखो टेबल 1 के हिसाब से करतार सिंह की एज है 48 ईयर्स, तो टेबल 1 करतार सिंह के ऊपर वैलिड होगा। अब करतार सिंह की जो सैलरी हम लोग ने निकाली वो थी 5,04,000। अब देखो 5,04,000 जो सैलरी है वो 2.5 लाख से तो बहुत ज़्यादा है ना। अगर 2.5 लाख सैलरी होती करतार सिंह की तो करतार सिंह को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, लेकिन करतार सिंह की सैलरी है 5 लाख, तो अब ये बहुत ज़्यादा सैलरी हो गई है ना। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या ट्विस्ट आता है, 5,04,000 ये तो 5 लाख से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि आपको ये थर्ड वाला टेबल की कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, सेकंड की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो क्या होगा, अभी तो 5,04,000 है करतार सिंह की जो टैक्सेबल इनकम है, लेकिन हमने क्या निकाला कि ₹63,000 के ऊपर से कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले आप टैक्सेबल इनकम निकालोगे। टैक्सेबल इनकम यानी कि जिस इनकम के ऊपर टैक्स लग सकता है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5,04,000 माइनस 63,000। अब 5,04,000 माइनस 63,000 जब आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा रुपीज़ ऑफ 4,41,000। अब देखो अब आपको इस अमाउंट के रिस्पेक्ट में आपको सोचना है कि करतार सिंह को कितना टैक्स भरना पड़ेगा। अब अगर आप आपका टेबल 1 देखोगे तो टेबल 1 के हिसाब से करतार सिंह की जो सैलरी है वो 2.5 लाख इस रेंज में नहीं आ रही है। करतार सिंह की जो सैलरी है वो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आ रही है। तो अब 2.5 लाख से ऊपर के अमाउंट पे करतार सिंह को टैक्स भरना पड़ेगा। अब देखते हैं 2.5 लाख से कितना ज़्यादा अमाउंट है ये। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम द टेबल 1, जो टेबल 1 में जो 60 ईयर्स तक के लोगों के लिए जो इनकम टैक्स वैलिड होता है वो उस टेबल के हिसाब से फ्रॉम द टेबल 1 द टैक्सेबल इनकम इन स्लैब, टैक्सेबल इनकम इन स्लैब इज, अब टैक्सेबल इनकम इन द स्लैब जो होने वाली है वो हो जाएगी आपकी 2,50,000 से 5 लाख। ये है रेंज आपके टैक्सेबल इनकम की। अब जब आप इनकम टैक्स निकालोगे इज इक्वल टू 4,41,000 माइनस 2,50,000, क्योंकि ये 2.5 लाख से ऊपर के पैसों पे लगने वाला ये टैक्स, इंटू कितना इसका 5% ना, 5% इसका कितना जाएगा 5/100। अब 4,41,000 में से जब आप 2,50,000 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1,91,000। अब 1,91,000 इंटू 5/100 आप करोगे तो देखो अब 100 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ के भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1,91,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा रुपीज़ 9,550। इतने रुपीज़ आपको मिलने वाले हैं। ये है आपकी इनकम टैक्स। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अब इसके बाद भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था ना इनकम टैक्स के बाद एक होता है एजुकेशन सेस और एक होता है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस। तो अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे आपका एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस कितना होने वाला है यहाँ पे, एजुकेशन सेस इज इक्वल टू 2% ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का कितना परसेंट, 2%। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/100। को आप 2/100 लिखोगे और इनकम टैक्स आपके पास कितनी है 9,550। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा रुपीज़ ऑफ 191। ये हो जाएगा आपका रुपीज़ 191। अब देखो इसके बाद आपको सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन से आपको यहाँ पे देखना है, सेकेंडरी एंड हायर
सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस। एजुकेशन, देखो ये सही से लिखा नहीं है, मैं इसको वापस लिख देता हूँ। एजुकेशन सेस, ये आपका कितना होने वाला है, ये हो जाएगा आपका 1% ऑफ इनकम टैक्स। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100 इंटू 9550। तो अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ₹95.5। तो देखो यहाँ पे आपने तीनों टैक्स निकाल लिया, आपने इनकम टैक्स निकाल लिया, आपने एजुकेशन सेस निकाल लिया और आपने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस भी निकाल लिया है। तो अब यहाँ पे आप इस टोटल अमाउंट को ऐड कर दोगे और आपको टोटल इनकम टैक्स मिल जाएगा, जो कि हमारे मिस्टर करतार सिंह को देनी है। टोटल टैक्स, अब जो टोटल टैक्स होने वाला है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9550 प्लस 191 प्लस 95.5। अभी टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9836.5। जब आप इसको ऐड कर दोगे तो ये मिल जाएगा आपको आंसर। तो अब यहाँ पे आप आपका फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हो। देयरफॉर क्वेश्चन में आपको लास्ट में एकदम क्या पूछा गया था, आपको बताना है कंप्यूट हिज इनकम टैक्स। तो यहाँ पे आपका फाइनली क्या आ जाएगा, पेन को थोड़ा लाइट कर लेते हो, ये एकदम डार्क ब्लैक पेन लग रही है, थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं। टोटल इनकम टैक्स टू बी पेड बाय मिस्टर करतार सिंह इज ₹9836.5। तो ये है टोटल अमाउंट जो कि मिस्टर करतार सिंह को पे करना पड़ेगा एज इनकम टैक्स। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो देखो काफ़ी ज़्यादा छोटे प्रैक्टिस सेट भी थे और काफ़ी ज़्यादा छोटे चैप्टर भी था, बहुत आसान चैप्टर था। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप इस एग्जाम में इसमें बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो, क्योंकि इसमें मेहनत भी कम है और एक नया क्वेश्चन तो इससे आने ही वाला है 2 या 3 मार्क्स का। तो यहाँ पे आप अपने मार्क्स फिक्स कर सकते हो इसको अच्छे से पढ़ के। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ साथ ये पूरा चैप्टर भी आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।